हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? एक वीडियो बीच में नहीं आई थी, है ना, लास्ट वीक। वो किसी वजह से एक्चुअली, और मुझे टाइम भी नहीं लग पाया कि मैं स्टोरी डाल सकूं या कुछ भी। बहुत हेक्टिक हो गया था, तो इस वजह से नहीं आ पाया। एंड कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से क्या स्टार्ट करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर ही रहे थे कॉन्टिन्यूटी में, उसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। क्या है क्वेश्चन आज का, देखिए। सबसे पहले, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and that of B is 8. दो सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं A और B नाम से। दोनों सॉल्यूशन के हमें pH दिए हुए हैं, कितने? 6 और 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? दोनों सॉल्यूशन में से किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है? और क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और कौन सा बेसिक। हमें पता है सिंपल 7 के आसपास, जो आप अगर आप पूरी वो देखो, रेंज देखो, तो 7 आपका सेंटर में आता है ना, न्यूट्रल। 7 से जो इस साइड होगा यानी लेस देन 7, वो क्या होंगे? एसिडिक। लेस देन 7 वाले एसिडिक होते हैं, मोर देन 7 वाले बेसिक होते हैं। तो एक सॉल्यूशन हमारा लेस देन 7 है, यानी 6 की वैल्यू दी हुई है ना, कौन सा? ए। तो ए आपका क्या हो गया? एसिडिक। और बी का क्या दिया हुआ है? बी की आपको वैल्यू दी हुई है 8, मोर देन 7, तो बी क्या हो गया? बेसिक। अब उसने पूछा हुआ है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसी में ज़्यादा होंगी, है ना। क्यों? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के कारण ही वो एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर? तो जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ही वो एसिडिक इन नेचर होगा। इन दोनों में से जो ए आपका सॉल्यूशन है, जिसका pH 6 दिया हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ, मोर H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए कहा जा रहा है। हाइड्रोजन आयन क्या है? H प्लस आयन है ना, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब कई बार इस क्वेश्चन में बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि पूछा क्या हुआ है। देखो, जो समझ में आ रहा है ना वही लिखाना, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, मतलब जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या इफेक्ट क्रिएट करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, अगर मतलब चेंज होगा या क्या। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने के लिए कहा गया है कि क्या कहा गया है ना, बट इट इज अंडरस्टूड कि पूछने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में अगर कोई भी चेंज आ रहा है या उसमें, वो आपका एक तरह से कहना चाहिए कि कैसे इफेक्ट करता है सॉल्यूशन के नेचर को। अब सॉल्यूशन का नेचर किस सेंस में हो सकता है? एसिडिक या बेसिक हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये इंक्रीज के लिए साइन यूज कर लिया जाता है, अप का साइन ना, कहने का मतलब है इंक्रीज। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या करेगा? मेक्स द सॉल्यूशन मोर एसिडिक, मेक्स द सॉल्यूशन more acidic and reduces the या decreases the pH value। pH value के साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं ना, pH value के साथ भी कोरिलेट कर ही सकते हैं। खाली ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं एसिडिक बेसिक। अब आप इसमें आपने दोनों पॉइंट कवर कर दिए। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको अगर किसी को बताना हुआ तो आपने pH के टर्म्स में भी बता दिया, ये भी बता दिया कि एसिडिक है या बेसिक है, दोनों सेंस में बता दिया। अब इसका अपोजिट भी लिखोगे, जैसे आपने इंक्रीज का लिखा है ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या करेगा? मेक्स द सॉल्यूशन मोर एसिडिक एंड रिड्यूसेस द पीएच या डिक्रीज द पीएच वैल्यू बिलो 7, या और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसका आप उल्टा करो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मेक्स द सॉल्यूशन मोर बेसिक। ऑब्वियसली H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी एसिडिटी कम होगी, रिड्यूसेस एसिडिटी, और क्या बढ़ेगी? इंक्रीजेस बेसिसिटी। बेसिसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। बेसिसिटी सॉल्यूशन की या सॉल्यूशन बेसिक है, एक ही बात है, ठीक है। और उसके अलावा पीएच की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीजेस द पीएच वैल्यू। इसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे? डिक्रीज से क्या होगा? इंक्रीजेस पीएच वैल्यू एंड मेक्स सॉल्यूशन बेसिक, मेक्स सॉल्यूशन बेसिक।
ये कह सकते हैं हम। दोनों आपने जब ये आंसर लिखना हो ना तो दोनों को पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस, कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं, और अगर होते हैं तो हम उन्हें देन व्हाई दे आर बेसिक, हम उन्हें बेसिक ही क्यों कहते हैं। भी H+ आयंस हैं तो ये होना चाहिए ना कि उसे हम एसिडिक कहना चाहिए, हम उसे बेसिक क्यों कह रहे हैं। एक्चुअल में देखो, सॉल्यूशन जब आपका है, सपोज करो कोई सा भी, ठीक है, उसमें H+ आयन OH आयंस दोनों होंगे। डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ की ज़्यादा है या OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप लोगों ने अभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है OH आयंस और इस तरह से, ठीक है। आगे आगे जैसे हम एसिड बेस वाला जो आपका चैप्टर है ना, और हायर लेवल पे पढ़ोगे तो और कई सारे मेथड्स आते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, उस तरह से। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि H+ आयंस हर सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। H+ जिनमें होगा H, ऐसा नहीं कि हर जगह। कहीं आप सोचो CO2 का सॉल्यूशन बना रहे हो, आप सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके अगर आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो, आप ये सोचो कि वहाँ पे भी H+ होंगे। कहने का मतलब था बेसिक सॉल्यूशंस में क्या H+ आयन होते हैं, उसने ये पूछा था कि जो बेसिक सॉल्यूशन है क्या उनमें H+ आयन होते हैं। हाँ जी, होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। कम कंसंट्रेशन होने के कारण क्या है, उसे आप क्या बोलोगे, एसिडिक नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपका बेसिक सॉल्यूशन के लिए OH आयंस होने चाहिए वो ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम उसे बेसिक कहते हैं। अब ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि H+ आयन अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एसिडिक ही होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब एसिडिक होगा, ठीक है। तो और ये भी किसके लिए कहा जा रहा है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए। अदरवाइज कोई आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, उसको तो हम बोल ही एसिडिक रहे हैं, तो वहाँ पे H+ आयन कम है ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे डाइल्यूट HCl है, H+ आयन कम होंगे वहाँ पे, कंसनट्रेटेड HCl है उसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे, तो वो दोनों ही एसिडिक हैं। एक में H+ की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन कम है, एक में ज़्यादा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H+ आयंस, उसने स्पेसिफिकली ये पूछा कि क्या बेसिक वाले जो सॉल्यूशन है उनमें भी H+ होते हैं कि होते ही नहीं है। तो बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयंस होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इस वजह से हम उन्हें बेसिक कहते हैं, एसिडिक नहीं कहते, ठीक है। भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब अगर कंसंट्रेशन H+ आयन की कम है तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं, तो तीनों ही ऑलरेडी PH के हो गए थे। अब मैं PH के अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन लेती हूँ या कुछ ऐसा जो थोड़ा टफ हो, ठीक है। वैसे मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं NCERT के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दूं, रिवाइज करवा दूं, क्योंकि जिनका बोर्ड का एग्जाम आएगा या जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, ये 2-3 क्वेश्चन हमने लिए ना, ये तो थोड़ा इजी है, ऊपर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको चलो बाद में कराती हूँ, लास्ट में कराते हैं, है ना। थोड़ा सा एक्चुअली कहना ये चाहिए कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका अप्लाइड पार्ट है। अप्लाइड पार्ट का मतलब क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डीपली सोच के आंसर करना पड़ता है। चलो पहले उससे पहले ये कर लेते हैं, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 हो सकता है पूछा होता है, हो सकता है पूछा होता कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। ये जो आपके कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं ना, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। टिप्स में का मतलब है कि इतना सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शंस आती हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग आती हैं। आपको वहाँ थोड़ी सी चीज़ों, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन के कारण ही पूरा आंसर गलत हो सकता है। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम सल्फेट याद रह गया, पूरा आंसर गलत हो गया, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 उसका कॉमन नेम। तीनों चीज़ पता होनी चाहिए। उसका जो केमिकल नेम है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका कॉमन नेम जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और यूजेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे जो आपका जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कि क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चंस हम पुटअप कर रहे हैं, तो ये तो एटलीस्ट उनको आने चाहिए, ठीक। तो इस रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि रेगुलरली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, याद रखने हैं, चाहे जितने ज़्यादा हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो डेली याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब इसी की प्रिपरेशन आ गई। वो सब्सटेंस बताइए विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, मतलब जिसको कि आप रिएक्ट करवाओगे क्लोरीन से तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अब देखो, क्लोरीन है ऑलरेडी, कोई ऐसा सब्सटेंस आपको लेके आना जिसमें CaO ये सब चीज़ें हों, ठीक है। अब हो सकता है बहुत से बच्चे इसको कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दें, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका देखो क्या हुआ केमिकल नेम, कॉमन नेम इसका क्या है स्लेक्ड लाइम। और इसी का अगर सॉल्यूशन जैसे होता है तो हम उसे क्या कहते हैं लाइम वाटर। ये सारे नॉर्मल नेम हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम आएगा अभी कहीं, CaO, है ना। स्लेक्ड लाइम जब आपका रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तब आपका बनता है CaOCl2, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या बैलेंस हो गई है, कैल्शियम भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसको ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, Cl2 भी चला गया। अब अगर सपोज करो हमें नहीं भी पता कि आपके बाय प्रोडक्ट क्या हैं, यहाँ से देख के थोड़ा किसी ना किसी रिएक्शन में तो आइडिया लग जाता है। कभी कभी देखो रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, जो आपने शायद कभी नहीं पढ़े, तो अलग बात है। बट यहाँ तो आप पता लगा सकते हो कि वाटर ही रह रहा है ना। अब देखो बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल, एक कैल्शियम है दोनों साइड, यस, Cl2 हो गया, यस, ऑक्सीजन टोटल 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं जो कि यहाँ से आ रहे हैं, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम जब आपका क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। और इसी तरह का एक क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछूं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर कैसे होगी, देखो दोबारा पूछती हूँ मैं आपसे, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इन्वायरमेंट रिलेटेड ना, आजकल जैसे आपको पता ही हर जगह सब लोग जागरूक हैं, तो क्वेश्चंस भी बहुत बार ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछे होते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उसी कड़ी में एक आपका ये आता है वाटर पे बेस्ड, काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे वाटर पे बेस्ड कैसे, मतलब ट्रीटमेंट, आप आगे आगे जैसे पढ़ोगे क्वेश्चंस आपके आएंगे, केमिस्ट्री में भी हैं, बाकी वैसे सब्जेक्ट्स में भी होते हैं इन जनरल भी, कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है ना, रिसाइकलिंग, रीयूज वाली चीज़ें। तो उसमें आपने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर भी एक टॉपिक आता है, इसमें भी आपका चैप्टर में था। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या था, देखो हार्ड वाटर आपका वो था जिसमें झाग नहीं बनता है। जब आप साबुन या डिटर्जेंट जो भी यूज़ कर, डिटर्जेंट के साथ तो नहीं, सोप के साथ एक्चुअली ये चीज़ केस होती है, क्योंकि सोप आपका जिसको कहना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं होता, डिटर्जेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो झाग बना देता है हार्ड वाटर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। हार्ड वाटर वो है जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, उसको बोलते हैं लेदर, LATHER, ठीक है। अगर आपको कहीं ये वर्ड दिखे LATHER, लेदर, इसको बोलते हैं झाग। तो हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, लेकिन सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ इजीली झाग बना देता है। और आगे वो करता क्या है, जो भी आप कपड़ा या चीज़ जो भी धो रहे हो वो झाग बनेगा इजीली, डर्ट उसके साथ रिमूव हो जाती है। अब हार्ड वाटर अगर होगा, झाग ही नहीं बन रहा है, साबुन स्टिक नहीं कर रहा है कपड़े के ऊपर, चिपक ही नहीं रहा है, ना लग पा रहा है कपड़े के ऊपर। कभी आपने देखा, कई बार ऐसे साबुन हम ले आते हैं जल्दबाजी में, मेरे साथ भी एक आध बार ऐसा हुआ है। सपोज करो कि आप कहीं गए हो, उनके यहाँ जो साबुन है, ठीक है, सपोज करो वो ऐसा है कि आप कपड़े पे लगा रहे हो, लग ही नहीं रहा कि साबुन यूज़ भी कर रहे हो, आप कपड़ा धोना चाहो तो नहीं धुल रहा है, वो पानी हार्ड वाटर होता है, ठीक है। दूसरा, आपका हार्ड वाटर जितना है उसके अकॉर्डिंग आपका साबुन स्ट्रांग नहीं बनाया गया। अब के जो आपके सोप आने लगे हैं ना, जैसे सर्फ एक्सेल या इस तरह की चीज़ें, उनमें अब केमिकल्स जो यूज़ करने लगे हैं वो ऐसा यूज़ करने लगे हैं कि हार्ड वाटर के साथ भी चल जाए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो झाग बना दे। पहले जो आते थे उसमें बिल्कुल झाग नहीं बनता था, ठीक। तो बेसिकली हमें तो ये जानना है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या है। सॉरी, हार्ड वाटर हो गया जिसमें झाग नहीं बनता साबुन के साथ, और सॉफ्ट वाटर जिसमें बन जाता है। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने कंपाउंड किया हुआ है वॉशिंग सोडा, किया हुआ है ना, मैं ये नीचे वाला रब कर देती हूँ, यहीं करते हैं साथ के साथ। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर किससे होगी, वॉशिंग सोडा से। सोडा वर्ड किसके लिए यूज होता है, सोडियम से सोडा। तो सोडियम का आपको कोई कंपाउंड जो आपको याद आ रहा हो, अब ये भी वॉशिंग सोडा क्या है, कॉमन नेम है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, Na2CO3 10H2O, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी साथ में लिखना है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी लिखना है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो रेगुलर मेरी सारी वीडियोस देखो, कोई भी वीडियो मिस मत करो, क्योंकि सॉरी, किसी ना किसी वीडियो में मैंने, जो भी आपकी वीडियोस हैं हर किसी में मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसीलिए बताती रहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा जो हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ जाए। इसलिए प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चंस हैं कड़ी में जुड़ रहे हैं वो भी आप पढ़ते जाओगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं के बीच में जब भी पॉइंट आता है, क्योंकि एक टीचर को सपोज करो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो साथ के साथ बताता जाता है,
है ना। बस ये होता है कि हाँ आपको लेवल वाइज बताना पड़ता है, ऐसा ना हो कि छोटे बच्चों को ज़्यादा हाई सिलेबस का बता दो, है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं, बट अदरवाइज जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो आपके काम का है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हैं, ठीक है। ये आपका यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में। अब सपोज ऑप्शन दी होगी NaHCO3, ठीक है, और कोई भी ऐसा फॉर्मूला दिया होगा उसमें सपोज करना 10H2O की जगह 8H2O दे दिया, 5H2O दे दिया, तो आपको फॉर्मूला अगर क्लियर पता होगा तो आप सीधे उस पर मार्क करोगे, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलो क्या है क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक। वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो मिट्टी है, किसान होते हैं ना, किसान आपको पता है कि खेतों में बहुत कुछ डालते हैं, ठीक है, कि आपने जो उगाया है वो उगे भी अच्छे से, और उसकी यील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चलो यील्ड ने लिखा हुआ एक वर्ड आता है यील्ड, मतलब जो भी आप उगा रहे हो ज़्यादा तादाद में उगे, ठीक है, आपकी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा वो उग पाएगा उतना ज़्यादा वो बेचेगा, कमाएगा, सबके खाने के काम आएगा, ठीक। तो अब डिपेंड करता है कि हम बात करते हैं ना ज़मीन कैसी है, ये उगा पाएंगे, यहाँ पे नहीं उगा पाएंगे, कितना उगेगा कितना नहीं उगेगा, वो ज़मीन की कंडीशन के बारे में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस ज़मीन की कंडीशन के कारण एक किसान को वो जो उसकी मिट्टी है, जो उसका खेत है, किससे ट्रीट करना पड़ेगा, क्विक लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम से, या फिर चौक कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, चौक, तो एक्चुअली चौक में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है इसलिए कह देते हैं, दूसरा नाम है इसका लाइमस्टोन, ठीक है। मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है, तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड आए तो समझ जाना कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। हो सकता है आपको क्विक लाइम और चौक से ना आइडिया लग रहा हो, लेकिन यहाँ से शायद आइडिया लग जा रहा हो, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH आयन, मतलब किससे ट्रीट कर रहे हो आप, एक बेस वाली जो चीज़ है, बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक जो आपका सब्सटेंस है उससे ट्रीट कर रहे हो। इसका मतलब मिट्टी आपकी ज़्यादा एसिडिक थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या किया, बेसिक सब्सटेंस आप डाल रहे हो। मिट्टी ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपाउंड, कुछ जो आप चीज़ें ऐसे उगाते हो जिसमें एसिडिक कंडीशन चाहिए, ज़्यादा एसिडिक चाहिए, तो आप एसिडिक उसको बनाओगे। किसी केस में आपका ऐसा होगा बेसिक। एक ही मिट्टी पे हर तरह की चीज़ तो नहीं उग जाती है ना, क्यों, क्योंकि हर किसी को अलग अलग कंडीशन चाहिए उगने के लिए। हर जो भी क्रॉप्स आप उगाते हो, जो फसल आप उस पर उगाते हो, हर किसी के लिए अलग टेम्परेचर की कंडीशन है, पानी की कंडीशन है, pH की कंडीशन है। जब pH की कंडीशन की बात आ गई मतलब मिट्टी की जो एसिडिक या बेसिक कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें बेसिकली जो आपकी मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, ठीक, जिसके कारण उसको अपनी फील्ड को किससे ट्रीट करना पड़ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो हम क्या करेंगे, उसने पूछा ना अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक फार्मर हैज़ टू डू दिस, तो सॉइल इज वेरी एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन या खेती के लिए कह रहे हैं कि आपकी सॉइल इज वेरी एसिडिक कह लो, या सॉइल हैज़ वेरी एसिडिक कंडीशन, ये कह दोगे आप, वो ज़्यादा बेटर सेंटेंस होगा। सॉइल हैज़ वेरी एसिडिक कंडीशन एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन, इसीलिए फार्मर को क्या करना पड़ा, अपनी उस जो मिट्टी है, खेत है, उसको ट्रीट करना पड़ा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड से, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और चौक कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से किसी एक से। अब ये एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी MCQ आए तो आई होप आप ट्राई कर पाओगे, है ना। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका क्या, एक तो मैच द फॉलोइंग, इसको बाद में करते हैं। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर आप सॉल्यूशन हीट करोगे तो क्या होगा, उसके बाद उसका पूछा है रिएक्शन लिखो। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप रिएक्शन लिख ही नहीं सकते। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला हो गया NaHCO3, और कॉमन नेम क्या है इसका, जिससे आप केक बनाते हो, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो साइड बाय साइड जब भी कोई क्वेश्चन करो उसको हर एंगल से पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब पता लग जाएगा आपको कि इसको बेक करने में
मतलब बेकिंग में ये क्यों यूज होता है, ठीक है। देखो उसने कहा था कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन को हीट करेंगे, तो जब भी हम इसको हीट करते हैं ये आपका ब्रेक करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखने से पता लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हो गया 2Na, यस। CO3 यहाँ से आ गया, लेकिन CO3 यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखे हैं ना। अगर वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग। देखो 2 सोडियम है, ठीक है, कार्बन आपके 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हो गए। अब क्या रह गया, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और वहां भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 + 2 5 और उधर एक 6, हो गया बैलेंस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, पता लग रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके केक को फ्लफी बनाती है। जब आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हो बेक करने के लिए, केक आपका फ्लफी बनता है ना, वो जो छेद छेद से दिखते हैं आपको केक में, देखा आपने, स्पंज जैसा लगता है, वो क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा, ये बेक करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अच्छा, इसका नाम हो गया, ये आपने अभी भी किया था ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें एक साइड आप देख सकते हो कॉलम में मैंने एसिड्स दिए हैं अलग अलग, ये एसिड्स के कॉमन नेम हैं, ठीक है। जैसे आपका केमिकल नेम होता है ना, केमिकल नेम एक्चुअली आपका वो होता है जो हम साइंटिफिकली सब जगह सेम यूज होता है, आप IUPAC नेम उसको कहते हो। नोमेनक्लेचर आपका जो 10th का ही चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें आप सीखोगे नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। ये आपके सारे कॉमन नेम हैं और ये एसिड्स आपके जो डेली लाइफ के कुछ सामान है उनमें सब में मिलते हैं, उसको हमें मैच करना है। सबसे पहले क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक वर्ड ही दूध से रिलेटेड है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किससे कनेक्ट करेंगे हम, कर्ड। कर्ड होती है दही, दही में आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड इज गुड फॉर हेल्थ, खानी चाहिए कर्ड। अच्छा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर में, सिरका नहीं होता, सिरका जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सिरका, सिरके में आपका होता है एसिटिक एसिड, ठीक। फिर आया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ये तो पहले तो याद रख, ये देखो कि जितने भी एसिड्स है ना, खट्टी वाली चीजें सब खट्टे हैं, तो ये याद रखना अगर खट्टापन कहीं पे भी है इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर की बात हो रही है, ठीक। सिट्रिक एसिड आपका रह गया टोमेटो और लेमन। कभी देखा है आपने नाम, हम अगर कहीं पढ़ा होगा, सपोज करो हेल्थ रिलेटेड जो लोग पढ़ते होंगे, सिट्रिक फ्रूट्स या सिट्रस फ्रूट्स ऐसे लिखा होता है, सिट्रस फ्रूट्स। ये आपका जो भी ऑरेंज, किन्नू, ठीक है, लेमन, इस तरह की जो आपकी वो होते हैं, कहना चाहिए कि प्लांट्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनमें मिलता है ये एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। आगे जाके जब आप पढ़ोगे ना बॉटनी, जूलॉजी, बायो में डीप में पढ़ोगे, उसमें आता है कि एक ही फैमिली के प्लांट्स हैं ये, एक ही वैरायटी के, कहना ये चाहिए आम भाषा में अगर हम कहें एक ही वैरायटी के प्लांट्स हैं, ठीक। तो उसमें लेमन हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू, ऑरेंज, इनमें सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हम मैच कर देंगे इसके साथ। लास्ट में फिर अगला क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ये पता ही लग गया, एक रह गया ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटो के साथ, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोग याद रखना कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा एसिड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। ये आपके मैंने एक लिस्ट दे रखी है 6 कंपाउंड्स की, इनका क्या असर पड़ेगा या क्या रिएक्शन शो करेंगे ये लिटमस पेपर के साथ। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है एसिड बेस पे ही आपका बेस्ड है ये क्वेश्चन। लिटमस पेपर कैसे चेंज होता है, देखो, बेस के लिए आपको याद रखना है क्या, रेड टू ब्लू, ठीक है, और एसिड के लिए उल्टा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर ऐसे ही कलर चेंज करता है। एसिडिक कंडीशन में वो आपका कोई एसिड वाली चीज होगी, ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक के लिए क्या होगा, रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस में कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक इन नेचर होगा। चलो शुरू करते हैं। ड्राई HCl गैस, इसमें क्या होगा, ड्राई HCl गैस है मतलब मॉइस्ट नहीं है, पानी अगर नहीं होगा, मॉइस्ट कंडीशन नहीं है तो H+ कंसंट्रेशन या H+ आयंस नहीं होंगे, H+ आयन नहीं है तो HCl गैस
एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगी। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना। ड्राई HCl गैस आपका, इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक, क्यों? अगर इसी में सपोज करो वो लिटमस पेपर अगर मैं हल्का सा गीला कर दूं, हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो क्या होगा, पानी आ गया, मॉइस्चर आ गया, H+ आयंस आ गए, तो उस केस में ड्राई HCl गैस जो है आपकी कैसे बिहेव करने लगेगी। HCl गैस जब उस पेपर में से गुजरेगी तो मॉइस्ट कंडीशन उसको मिल गई, HCl आपका ब्रेक करेगा H+Cl नेगेटिव में, और H+ के कारण आपका वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, जिसके कारण आपका इफेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज ड्राई के कंडीशन में नहीं आएगा। फिर अगला, मॉइस्टेंड अमोनिया गैस। मॉइस्टेंड अमोनिया गैस का मतलब क्या है कि अमोनिया में आपने थोड़ा मॉइस्चर मिला दिया। इसका मतलब यही है ना, मॉइस्चर क्या है, वाटर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NH4OH। अमोनिया प्लस वाटर क्या होगा, NH4OH। ठीक है, NH4OH आपका यानी कि एक तरह से बेस है ये, तो बेस में आपका क्या होगा, रेड टू ब्लू। ये अच्छे से याद होना चाहिए कि किसमें क्या चीज कन्वर्ट हो रही है, मतलब कब आपका रेड टू ब्लू होगा, कब आपका ब्लू टू रेड होगा, ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉइस्टेंड अमोनिया गैस आपका बेसिक इन नेचर है, इसलिए आपका चेंजेस क्या आए, रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला, लेमन जूस। अभी हमने किया ना, लेमन मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, तो एसिड प्रेजेंट है, लेमन जूस की भी वही बात है कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड के कारण एसिडिक बिहेवियर आपको पता लग गया, तो ब्लू टू रेड। आगे, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये भी एसिडिक बिहेवियर ही शो करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रीजन क्या है ना, कि जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है उसमें और CO2 है, ये देखो वाटर प्लस CO2, ये रिएक्ट करके ना एक वीक एसिड बनाते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक, ये होता तो वीक एसिड है, बट है तो, अगर हम एसिड बेस में से बात करें तो क्या है, एसिडिक कंडीशन आ गई। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जब एसिडिक कंडीशन आ गई तो अगेन क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड। अगला, कर्ड। कर्ड में भी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण क्या चेंजेस आ जाएंगे, फिर से ब्लू टू रेड। ठीक, सोप सॉल्यूशन, यहां पे भी आपका ब्लू टू रेड आ गया। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये याद रखना, दिमाग से तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। अच्छा, सोप सॉल्यूशन मतलब बेसिक इन नेचर है। ठीक, बेसिक इन नेचर है तो मतलब रेड टू ब्लू। ठीक, तो हमारे इन 6 के 6 जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, उनमें से एक पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, 2 का हमने बेसिक नेचर के हिसाब से किया, उनका बेसिक नेचर था, 3 में आपका एसिडिक नेचर के कारण। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आएंगे, है ना। आज के लेक्चर में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए, अब धीरे धीरे देखना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगी, है ना। अभी तक मैंने सिंपल कर रही थी, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा मतलब उसमें आपको अप्लाइड पार्ट आना चाहिए। अप्लाइड पार्ट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस की थॉरो नॉलेज या डीप नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से आप उसको अप्लाई कर सको, कहीं पे भी अप्लाई कर सको। जैसे ये था, देखो मॉइस्टेंड अमोनिया गैस, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था कि बेस है कि क्या है ना, बट मॉइस्टेंड क्या है, क्या चीज होती है, अमोनिया के एक एक वर्ड की वैल्यू है, आप उसको कोरिलेट करके आपस में जोड़ के अगर निकाल पाते हो ये चीज कि हाँ वो सपोज एसिड है, बेस है, क्या ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको, चाहे डे टू डे लाइफ की रिगार्डिंग है, चाहे कैसा भी, आपको उसको कनेक्ट करके आना चाहिए पूरा टॉपिक। उससे क्या होगा कि जो मैं अप्लाइड पार्ट की बात करती हूँ उस तरह के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। वो कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपकी रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ, आपके सामने लेके आती हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। एंड आई होप आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपके जितने भी डाउट्स या टॉपिक्स होंगे, मेरे को लगता है डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक्स आपका अब तक तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताओ कि प्रेजेंट में आपको जो भी ये वीडियोस आ रही हैं उसमें कितनी तैयारी हो पाई आपकी, कैसा लग रहा है आपको, कितना आपको हेल्प किया उन वीडियोस ने। ठीक है, एंड आई वुड रियली लाइक टू नो, क्योंकि वो चीज़ क्या देती है हमें, मोटिवेशन। यस, यू गॉट इट राइट, मोटिवेशन देती है। मेरी जगह आके एक बार आप लोग खुद भी कभी किसी बच्चे को पढ़ाओगे ना, तो आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको समझ में आने लग जाता है, तो आपको कितनी एक हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, एंड दैट रियली काउंट्स। सो आपसे लास्ट में यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़, प्लीज़ रेगुलरली वॉच करो। ठीक है, इधर हाँ लाइव सेशन नहीं हो पाया, जल्दी मैं कोशिश करूंगी एक लाइव सेशन लेने का, जिसमें आपके डाउट्स ले सकें, हम कुछ डिस्कस कर सकें। ठीक है, बुक्स के रिगार्डिंग या क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या कुछ भी जो आप पूछना चाहते हैं। बाकी उसके अलावा रेगुलर वीडियोस आपकी इसी तरह से आती रहेंगी। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद देखते हैं कुछ और सोचेंगे क्योंकि क्वेश्चंस करने का बेनिफिट ये होता है कि हर एग्जाम आपका
कवर अप हो जाए, है ना, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं वो सब कवर अप हो जाए। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।